देखो ऐसे जो वोल्टेज और करंट है, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर हम इन क्वांटिटीज को जो एक्चुअली स्केलर्स है बट हैविंग सर्टेन डायरेक्शन, हैविंग सर्टेन फेज हैविंग सर्टेन एंगुलर पोजीशंस, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम इन क्वांटिटीज को ना वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट ईएमएफ एज वेल एज करंट with the help of certain vectors. AC में while studying AC circuits, current and EMF are represented by vectors, ठीक है। और इन वेक्टर्स को फेजर्स बोलते हैं। These vectors are called as current and EMF are represented by vectors. These vectors are known as phasors. और जो हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट फेजर्स को, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फेज डायग्राम्स। तो यहाँ हम फेज डायग्राम्स की बात कर रहे वाले बेटा। विल टॉक अबाउट फेज डायग्राम्स, ठीक है। जब करंट और ईएमएफ के फेज की बात करेंगे तो फेज डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे नेचर ऑफ करंट एंड वोल्टेज और उनके बीच में फेज रिलेशन अगर कोई होगा तो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं विद एसी सर्किट्स। तो फेजर क्या होते हैं? फेजर्स आर एक्चुअली वेक्टर्स which we use to represent the scalar quantities which are EMF and current, because so many times क्या होता है, जो EMF और करंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। नहीं भी हो सकता, बट अगर फेज डिफरेंस होगा तो फिर उसे हमें रिप्रेजेंट वेक्टर की तरह करना पड़ेगा, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है? लैक ऑफ हार्मोनी, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड ए बेसिक सर्किट फर्स्ट। इट इज कॉल्ड एज purely resistive circuit. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। एक ऐसा सर्किट विच कंटेन्स ओनली ए रेजिस्टेंस, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर है। लाइक कल भी आपको ये आइडिया दिया था मैंने, ये एक रेजिस्टर है R एंड अक्रॉस दिस रेजिस्टर हम कोई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सो दिस सर्किट is called as purely resistive circuit because it contains only a resistance, nothing else, और कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है, ठीक है। let the alternating EMF is, let the alternating EMF applied to the circuit is E equal to E naught sin ओमेगा टी। हमेशा हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ही अप्लाई करेंगे। अब देखो एक चीज समझ लो, करना क्या है, हमने करंट फाइंड करनी है, बट पहले हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करेंगे, फिर जैसे मर्जी हम करंट फाइंड करें। लाइक अगर इस रेजिस्टिव सर्किट में करंट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं लिखूंगा I equals to E by R. When I write I equals to E by R, it will become E0 sin omega t by R. फिर ये E0 by R सेपरेट कर लीजिए into sin omega t,
देखो अगर E बाय आर ओम्स लाइए, अगर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करंट है तो पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस विल बी पीक करंट। तो मैं E बाय आर को I0 लिख लूं, और जब मैं I0 लिख लूंगा तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए हमने अप्लाई क्या किया, वी अप्लाइड EMF E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी ऑब्टेन्ड करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो, यहां भी साइन ओमेगा टी है और यहां भी साइन ओमेगा टी है, और साइन और कॉस का जो आर्गुमेंट होता है वही तो फेज होता है। साइन के साथ जो भी है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस के साथ अगर यहाँ कॉस आता तो तब भी वो एंगल होता। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। ठीक है, कब नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब ये है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो ईएमएफ और करंट है दे आर इन सेम फेज। सो दिस इज द कंक्लूजन कि इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम phase, therefore from equation 1 and 2 बोलेंगे आप, from equations 1 and 2 we conclude that in a purely resistive circuit the EMF and current are in same phase। जो प्योरली एक रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें ईएमएफ और करंट का सेम फेज होता है। इसको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेंगे, देखना। इक्वेशंस मेरे पास ये हैं जिनके बेसिस पे ये बोला। ई मेरे पास था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या था मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। तो अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं बेटा, देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ई को अलोंग वाई एक्सिस और टी को अलोंग एक्स एक्सिस ले लूंगा। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, वी हैव ऑलरेडी डन इट। इसमें जो पीक वैल्यू है वो क्या है, ई नॉट, और ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ई नॉट। प्योरली क्या आगे रेजिस्टिव लिखा है, रेजिस्टिव एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये मेरे पास इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई जो ईएमएफ अप्लाई किया है। अब जो करंट आई, ओम्स लॉ से हमने करंट कैलकुलेट की, वो आई I0 साइन ओमेगा टी। तो उसका अगर ग्राफ बनाऊं मैं, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ भी तो साइन वेव ही होगा, यही चीज आ जाएगी दोबारा से, उसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सिर्फ ये आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय आर है ना। तो ई नॉट की वैल्यू अगर 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, 3 से डिवाइड करो, मतलब आई नॉट की जो करंट की जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ की पीक वैल्यू से कम होगी। बट सिंस दोनों साइन वेव है, फेज डिफरेंस नहीं होने का क्या मतलब है, देखो दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हुई, सेम टाइम पे दोनों अपने अपने मैक्सिमम पे हैं, सेम टाइम पे दोनों जीरो हो गई, और सेम टाइम पे दोनों अपने अपने मिनिमम पे, और ये कंप्लीट भी हो गई। करंट और ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी सेम है, और वो हमेशा ही होगी किसी भी सर्किट में, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी सेम, कि जितनी देर में करंट का ईएमएफ का एक साइकिल हुआ उतनी ही देर में करंट का भी एक साइकिल हुआ। लेकिन यहाँ पर फेज भी सेम है कि उनकी एंगुलर पोजीशन भी सेम सेम है, देयर इज नो लैक ऑफ हार्मोनी, देयर इज नो फेज डिफरेंस, वन इज साइन द अदर इज आल्सो साइन। और इसको अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, मैंने आपको बोला उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं फेजर्स। तो कोई ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करके, मान लो ये मैंने कोई प्लेन चूज कर लिया, इस प्लेन में अगर मैं ये बना रहा हूं फेजर फॉर ई,
जो लेंथ ऑफ द एरो है, आपको पता है लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लेकिन यहां जो एरो की लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है पीक वैल्यू, जिस भी क्वांटिटी का वो फेजर है। तो ये लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, E0 की वैल्यू। जैसे अगर E0 10 होगा तो ये वैल्यू इतनी, E0 अगर 8 होगा तो वैल्यू थोड़ी कम होगी। और दूसरी चीज देखो, अगर ये फेजर E के लिए है तो करंट का फेजर भी इसी के ऊपर होगा, करंट भी इसी पे होगी, वोल्टेज भी इधर ही है, करंट भी इसी पे क्यों होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो लैक ऑफ हार्मोनी, देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो बोथ दीज वेक्टर्स आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन। अच्छा, मैंने ऐसे इधर ले लिया, यू कैन टेक बोथ द वेक्टर्स हियर, ई भी इधर, आई भी इधर, ठीक है। ऐसे सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। सो इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज। ऐसे ही अगर हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इफ यू हैव ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट कौन सा हुआ, जिसमें हम सिर्फ एक इंडक्टर लगा रहे हैं, नथिंग एल्स। एक इंडक्टर मतलब एक कॉइल, एंड अक्रॉस दिस कॉइल हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर देंगे पहले की तरह ही। द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ the alternating EMF applied to the circuit is E equal to E naught sin ओमेगा टी। अगेन मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लूंगा। ये ईएमएफ मैंने सर्किट में, ये ईएमएफ मैंने इस इंडक्टिव सर्किट में अप्लाई की। बेटा ये ऑल्टरनेटिंग है, मींस ये चेंजिंग है, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। अब जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगी तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, इसमें जो करंट फ्लो करेगी उस करंट को अपोज करेगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब अपोजिशन मिलेगी तो करंट तभी फ्लो करेगी अगर ये अप्लाइड ईएमएफ टू एस्टैब्लिश करंट, क्योंकि हमारा पर्पस है करंट फाइंड करना, टू एस्टैब्लिश करंट इन द सर्किट, the applied EMF should be equal and opposite to the induced EMF। सर्किट में करंट तभी एस्टैब्लिश होगी अगर अप्लाइड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैलेंस कर रही है। देयरफॉर E should be equal to minus E। बट E क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है माइनस L इंटू DI/dt होता है, याद है बेटा, फैराडे लेंज़ लॉ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L DI/dt। तो यहां से आपके पास E बनता है L इंटू DI/dt। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ये वैल्यू डाल के, और फाइनली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है हमने करंट फाइंड करनी है, करंट को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ऊपर से पहले E का वैल्यू ले लूं, the equation will become therefore L di/dt equal to E naught sin ओमेगा t। सो बेटा यहां से देखो di क्या बन जाएगा, E0/L sin ओमेगा t dt, di will be equal to E0/L sin। अब सोचो हमारे पास di है, हमने फाइंड करना है I, di को क्या करें तो कि I मिल जाएगा, हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें करंट मिलेगी।
ठीक है, आपको पता है डी आई की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी आई, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल बी इक्वल टू E0 बाय L साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी आई की इंटीग्रेशन तो हो गई बेटा आई आपके पास, E0 बाय L रहेगा ऐसे ही कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बताया हुआ है, यहाँ लिमिट्स नहीं है कुछ भी क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। साइन की इंटीग्रेशन हमेशा माइनस कॉस होती है। ठीक है, अगर साइन टी डी टी होता तो ये बनना था माइनस कॉस टी, ये साइन ओमेगा टी है, जैसे साइन 2t होता तो माइनस कॉस 2t बाई 2 आता, तो मेरे पास ये बनेगा माइनस E0 बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। हमने ईएमएफ से स्टार्ट किया और फाइनली हमारे पास करंट तो आ गई, लेकिन ये जो करंट का एक्सप्रेशन है इसको हम ईएमएफ के साथ कंपेयर करेंगे। अभी देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा E0 बाई एक्सएल, कल मैंने आपको बताया एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंटू ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये समझाऊंगा पहले ये कैसे लिखा। देखो मेरे पास माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस ओमेगा टी या माइनस कॉस थीटा है। आपको पता है बेटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो व्हाट शुड बी साइन ऑफ थीटा माइनस 90? इट शुड बी माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन ऑफ थीटा माइनस 90 क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। सो आई इक्वल टू E0 बाई एक्सएल माइनस कॉस ओमेगा टी जो था उसकी जगह ये लिखा। फिर ये E0 बाई एक्सएल जो है, दिस वी नो दिस इज वोल्ट, दिस इज ओम, इसको एम्पियर में मेजर करेंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सिंपली ओम्स लॉ क्या है? E इक्वल टू आई आर। तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। दिस वे अवर I विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों से हम क्या देखो, इसलिए हमने माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस 90 लिख लिया, बिकॉज नाउ वी कैन कंपेयर, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, ये तो पीक वैल्यूज हैं, ये तो डिफरेंट ही होंगी, बट यहाँ से हम इनके फेज को कंपेयर करेंगे। जो ईएमएफ है उसमें साइन ओमेगा टी है और जो करंट है उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। माइनस पाई बाय 2 का मतलब कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड, देयरफॉर करंट lags behind EMF by pi by 2। करंट lags behind EMF, या ऐसे भी बोल सकते हैं EMF लीड्स करंट by pi by 2। जो EMF है वो करंट से आगे है, कितने एंगल से? बाय पाई बाय 2। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है, एक ही डायग्राम में बनाऊंगा। ये मेरे पास आ गया EMF का, जिसकी पीक वैल्यू E है। अब करंट, इसकी डायग्राम कैसे बनाए? ये तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, अगर तो साइन ओमेगा टी होता तो ऐसे ही बनाते, कॉस होता तो ऊपर से स्टार्ट करते, कॉस वेव जैसे होती है, बट ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस कॉस थीटा था एक्चुअली। तो आपने माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है, और आप देखो अगर आप कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करते हो तो माइनस कॉस का नीचे से स्टार्ट करना। ये हमारे पास करंट का रिप्रेजेंटेशन आ गया।
ठीक है, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ आ गया, सिंपली ऐसे बोल सकते हो। एक वेव बनानी तो एक बनाओ, अदरवाइज थोड़ी आगे तक बना सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा आगे तक बना सकते हैं। और अगर फेजर बनाना है, फेजर मतलब वेक्टर्स बनाना है, तो वेक्टर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करके, रेफरेंस आ गया ये हमारा, ये अगर ईएमएफ है तो वेक्टर लिखना नहीं चाहिए। तो करंट जो है इट शुड बी लाइक, देखो ऐसे जाएंगे तो हो गया लीडिंग, आगे जा रहा है, करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड, सो दिस इज करंट, और ये जो एंगल है ये π/2 है। सो इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ। लैग्स बिहाइंड ईएमएफ का मतलब क्या है, अगर टेक्निकली समझे तो ये लैग्स बिहाइंड हुआ क्या, लैग्स बिहाइंड का ये मतलब है कि हमने ईएमएफ लगाई अभी, करंट बाद में एस्टेब्लिश होगी, इट इज एक्चुअली टाइम लैग। ऐसा नहीं है कि जब हम ईएमएफ अप्लाई करेंगे उसी टाइम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ मींस करंट विल बी एस्टैब्लिश्ड लेटर ऑन, एंड दैट शुड हैपन, यू नो, दिस इज बेसिकली लेंजेस लॉ, क्योंकि जो करंट है उसको इंड्यूस ईएमएफ एकदम से डेवलप नहीं होने देगी, करंट थोड़े देर के बाद, जैसे ईएमएफ मैक्सिमम पहुंच जाएगा लेकिन करंट बाद में मैक्सिमम पहुंचेगी, करंट तो स्टार्ट ही बाद में फ्लो करना होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द फेज लैग। Phase lag is actually also time lag. Current will be established later. वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट एस्टैब्लिश होगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कैसे, देखो π/2 का मतलब क्या है, π/2 मतलब ये 90 डिग्री अगर बात करें, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको पता है बेटा ये टोटल टाइम है t, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर इसको फेज की फॉर्म में लिखना है ये होता है 2π, तो ये हाफ हो गया पाई और t/2, और ये हो गया π/2 और टाइम के रिस्पेक्ट में इट इज t/4। तो फेज डिफरेंस अगर π/2 है तो इसका मतलब टाइम डिफरेंस t/4 होगा। तो करंट कितनी देर बाद एस्टेब्लिश होगी, t/4 टाइम के बाद। अब ये t कितना है वो तो डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हुई, उस टाइम को ही हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट t/4 टाइम के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज हम बोलेंगे π/2, इन टर्म्स ऑफ टाइम वी से इट इज t/4, एंड इन द सिमिलर वे वी हैव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में we apply alternating EMF across a pure capacitor. Pure capacitor means कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कैपेसिटर है एंड यहां से हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइड ईएमएफ तो वैसे ही है, applied EMF is E equal to E naught sin omega t। अब कैपेसिटर में हम करंट कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको कल ही बताया था कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक करता है, बट देखो यहां हमने डीसी नहीं अप्लाई किया है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। करंट नहीं फाइंड कर सकते हम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना चार्ज फाइंड कर सकते हैं, द चार्ज across the capacitor plates। at any instant of time is Q equal to C into E। बेसिकली कैपेसिटर में एक ही इक्वेशन है जो बेसिक इक्वेशन है, Q equal to CV, तो यहाँ V की जगह E है। इट मीन्स वी कैन से दैट
Q इक्वल टू C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी. सो हाउ कैन वी फाइंड करंट? अगर हमारे पास चार्ज है तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करना है? इसको जैसे di से I कैसे मिला, इंटीग्रेट करके इसको डिफरेंशिएट कर लो. इंस्टेंटेनियस है ना, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx by dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी? We'll differentiate both sides to get the value of I, which will be dq by dt. Instantaneous current is rate of change of charge. It is equal to d by dt of C E naught sin omega t. It means that I is equal to C E naught d by dt of sin omega t. और साइन की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. बट इफ इट इज साइन 2x, it is cos 2x into 2. So I is equal to C E naught omega cos omega t. ठीक है. It means that I is equal to omega c E naught cos omega t को मैं लिख लू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. पॉजिटिव है ना, साइन 90 प्लस थीटा या साइन थीटा प्लस 90 तो एक ही बात है. ये जो ओमेगा इंटू सी है बेटा, कल ही बताया आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, opposition to the flow of current by a capacitor, xc is equal to 1 by omega c. So what is omega c? Omega c is 1 by xc. So I is equal to E naught by xc into sine of omega t plus pi by 2. Again, beta E naught by xc, again it is volt per ohm, it is I naught. So I equal to I naught sin omega t plus pi by 2. ठीक है, यही पर्पस था हमारा, हमने करंट को ही फाइंड करना था, इंस्टेंटेनियस करंट ही फाइंड करनी थी. तो क्या करेंगे यहाँ, फिर से हम कंपैरिजन करेंगे, बोलेंगे हमने जो स्टार्ट किया, वी टुक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो क्या कंक्लूजन निकला? So here in a purely capacitive circuit, what is happening? In a purely capacitive circuit, the current leads EMF by पाई बाय 2. करंट जो है वो EMF से कितनी आगे होती है? पाई बाय 2. और ऐसे भी बोल सकते हैं, द EMF lags behind current by पाई बाय 2. करंट EMF से आगे या EMF करंट से 90 डिग्री पीछे. तो ग्राफिकली पहले आपने EMF बना लेना है, क्योंकि EMF अप्लाई किया हमने. अब ये जो XC है बेटा,
एक्स सी किसके बराबर है? 1/ω_c। आपको पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2π/t c कैपेसिटेंस है। हमने जब I0 को I0 को फाइंड किया तो उसके लिए क्या किया? E0 को XC से डिवाइड किया, और ये जो XC है दिस इज ए स्मॉलर वैल्यू। आप किसी स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करो। व्हाई इट इज ए स्मॉल वैल्यू? बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पॉजिटिव मींस बड़ी वैल्यूज हैं, तो XC स्मॉल है। जैसे मैं 10 को 0.2 से डिवाइड करूं, यू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 50। मींस यहाँ जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, बनाना क्या हमने? sin ω_t + π/2, मतलब कॉस वेव बनानी है, लेकिन वो पीक वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जो करंट की पीक वैल्यू है दैट विल बी लार्जर बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय ए स्मॉलर नंबर ओमेगा सी। वहां पर क्या था इंडक्टर में? ओमेगा इंटू एल था। ठीक है, इसलिए एक्सएल इज लार्ज। तो लार्ज वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखना कि ये मेरे पास है E0 और ये है मेरे पास I0। इन टर्म्स ऑफ फेज, यहाँ पर करंट का फेज जो है दैट इज अहेड, मतलब ये एक्चुअली जो साइन ओमेगा टी है इट इज एक्चुअली साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इट इज एक्चुअली कॉस ओमेगा टी। तो कॉस वेव बनानी है आपने। ठीक है, तो वो 90 डिग्री आगे है, करंट 90 डिग्री आगे या ईएमएफ 90 डिग्री पीछे। इसका मतलब यह है कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, और फेजर अगर बनाना है, ये अगर ईएमएफ है, ईएमएफ तो बना ही लेंगे, तो करंट का जो फेजर होगा वो उससे 90 डिग्री आगे होगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। मैं डिग्री में लिख लेता हूं, आप रेडियन में लिखो। ठीक है, एंड इट विल बी ऑफ लॉन्गर लेंथ। सो कंक्लूजन ये है कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं। जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2 या करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2, और जो इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड्स करंट बाय π/2 और करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2। एंड व्हेन वी हैव ए प्योर कैपेसिटिव, यहाँ प्योर वर्ड का मतलब यह है कि और कोई कंपोनेंट नहीं हमने जोड़ना साथ में। ठीक है, लेटर नेक्स्ट क्लास में हम दो कंपोनेंट जोड़ेंगे, जैसे एक एल और आर। तो कैपेसिटर में क्या है? ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट, करंट इज लीडिंग ईएमएफ। ठीक है, आज इतना ही करो आप। इंडिविजुअल सर्किट्स हो गए, अभी कल हम कॉम्बिनेशन में करेंगे, कल या डे आफ्टर टुमारो मंडे को जो क्लास होगी उसमें दो, या तो एल और आर, सी और आर, और फिर फाइनल हमारा जो मेन है वो है एलसीआर सर्किट। तीनों का कॉम्बिनेशन, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर।